गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो में हम sp3d हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। sp3d हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जिसमें एक s 3 p और एक d के ऑर्बिटल्स जो होते हैं आपस में ओवरलैप करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। इनके एग्जांपल हम देखेंगे। तो यहाँ आप देखिए कि ये PCl5 का मैंने एक एग्जांपल लिया है। PCl5 में P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फास्फोरस को, और Cl क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोरीन को। तो ये PCl5 का स्ट्रक्चर है। इसमें अगर मैं फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊँ तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3 बनेगा। तो यहाँ देखिए, आपको मैंने बताया था लास्ट 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम जनरली लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में। तो यहाँ देखिए, S का हमने 2 बना लिया और P के 3 बना लिए। अब यहाँ क्या होगा, ये इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे आप देख रहे हो कि 3s2 मैंने लिखा है, तो 3s2 में मैंने S में 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं और 3p3 में मैंने यहाँ 3 लिखे हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स, लिखे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा, अब हम यहाँ रिक्वायरमेंट देखेंगे। यहाँ आप देखिए क्लोरीन कितनी है, 5 है, तो इसको मतलब 5 वैकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए होंगे ओवरलैप करने के लिए। तो आप यहाँ देखें कि यहाँ तो ये जंप करके यहाँ नहीं आ सकता, चूँकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, इसलिए ये अनपेयर्ड है। तो ये एक्साइटेड स्टेट में ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ डी में आ जाएगा, डी ऑर्बिटल्स में आ जाएगा। तो जब डी ऑर्बिटल्स में आ जाएगा तो इस तरह से कुछ इसका बनेगा। यहाँ एक अकेला ये हो जाएगा 1, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, और ये वाला जब जंप करके यहाँ चला जाएगा तो इस तरह से 5 अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स यहाँ पर बन जाएंगे। तो अब यहाँ से क्लोरीन क्या करेगा, आसानी से अपने जो उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको इंडिविजुअली यहाँ मैच करा करके, और ये हाइब्रिडाइजेशन पूरी हो जाएगी। क्लोरीन में अगर हम देखें तो यहाँ पर हर एक क्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो यहाँ चूँकि एक S 3p और एक d के ऑर्बिटल्स यूज़ हुए हैं, इसीलिए इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब आपने देखा होगा कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम इसके ज्योमेट्री को इस तरह से हम क्या करेंगे, बना देंगे। इसी तरह से हम अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। SF6 के में हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है। तो सल्फ़र का ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि यहाँ से ये निकलेंगे और ये जंप करके कहाँ चले जाएंगे, डी में चले जाएंगे, और यहाँ से एक जंप करके ये भी डी में चला जाएगा। तो यहाँ आप देखो कि एक S का 3 P के और 2 D के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप हुए हैं, इसलिए यहाँ sp3d2 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, चूँकि यहाँ पे D के 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा। sp3d2 में जो ज्योमेट्री बनती है वो टेट्राहेड्रल बनती है। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इस तरह से बन जाएगी। आगे की हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करते हैं हम। sp3d3 जैसे नाम से ही अंडरस्टूड है कि यहाँ पर S के कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 1, P के कितने होंगे, 3, और D के भी कितने होंगे, 3। तो आइए देखते हैं आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम बनाते हैं तो बनाने पर ये इस तरह से कुछ बनेगा। अब यहाँ देखते हैं एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा। पहले यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ड्रॉप कर जाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ड्रॉप कर जाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ड्रॉप कर जाएगा। तो इन सब के पास यहाँ पर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ इससे एक यहाँ चला गया एक्साइटेड स्टेट में,
यहाँ से एक यहाँ चला गया और यहाँ से एक यहाँ चला गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमें कितने आयोडीन जोड़ने थे, IF7 हमें 7 आयोडीन के लिए 7 फ्लोरीन के लिए IF7 था, तो हमें 7 फ्लोरीन के लिए जगह खाली करनी थी, इसीलिए हमने ऐसा किया। और जब हमने ऐसा किया तो यहाँ पर 7 जो है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बन गए। अब ये फ्लोरीन क्या करेगा, इंडिविजुअली इनके साथ आपस में ओवरलैप करके और ये बनाएगा, एक ज्योमेट्री बनाएगा जिसको हम बोलेंगे पेंटागोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री। यहाँ ये बनेगी पेंटागोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री, यहाँ पर ये बन जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने के लिए, जो हाइब्रिडाइजेशन है इसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है हमारा, वो यहाँ देखिए। उसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू 1/2 V + m - C + A। यहाँ पर V क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इन सेंट्रल एटम, m हमारे पास क्या है, मोनोवैलेंट एटम लिंक्ड विद द सेंट्रल एटम, C क्या है, चार्ज ऑन कटायन, और A क्या है, चार्ज ऑन एनायन। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन जनरली क्या है, बॉन्ड पेयर और जो लोन पेयर होते हैं उनको आपस में ऐड करके बनाते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक दूसरा फार्मूला भी है, जिसमें हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट इन सेंट्रल मेटल एटम। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए x की वैल्यू 2 है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp होगी। x की वैल्यू अगर 3 आ रही है, x क्या है जो हम यहाँ निकालेंगे, तो x हम इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, x हम इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। व्हाट इज़ x? x इज, दिस इज x, ये x है आपका। तो देयर आर 2 मेथड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x and what are the conditions for the hybridization. If the value of x is 2, then the hybridization will be sp, and for 3 sp2, and like this sp3, sp5, 5 for sp3d, 6 for sp3d2, 7 for sp3d3. Suppose we want to calculate the hybridization in BeCl2, then come to the point, use this formula. What is this? Beryllium. Beryllium is the central metal atom, and we use x is equal to 1/2, and 2 valence electrons present in case of beryllium. So here is 2. How many monovalent atoms are attached with beryllium? There are 2 monovalent atoms, मतलब those who has valency 1. तो 2 + 2 minus C is equal to cation, no cation is present, therefore we use 0, and no anion is present, therefore 0 also. Then overall the value of x comes in the form of 2. Then we can say this is called sp type hybridization, and the geometry will be linear and the bond angle will be 180. So like this, suppose if we use second formula for the calculation of what type of hybridization present, then we use this formula. In this formula we use total number of bond pair plus total number of lone pair present on the central metal atom. Now here two bond pairs are there, so we use 2, and there is no lone pair here. There is no lone pair on central metal atom, therefore 0 is here, and finally overall we calculate 2, and for 2 the hybridization will be sp. So these are the things on the behalf of this we can calculate the nature of hybridization, what type of hybridization present in a particular compound. It's a very useful formula, and the
important things are coming from this particular formula. Then in the next video we will talk about the dipole moment and the resonating structures, and after this MOT diagram, and finally your chapter will be finished, because it's a lengthy chapter, so lots of topics are there. So I hope you understand very well. In next video we will discuss about dipole moment. Thank you so much.